नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यह एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री का बुक है। हमारे अतीत के नाम से बुक है। हम चैप्टर 4 देख चुके हैं और आज चैप्टर 5 देखेंगे, शासक और इमारतें। तो देखिए दोस्तों, आज हम चैप्टर 5 से संबंधित जो टेस्ट सीरीज है वह हम आप लोग के बीच लाए हैं। और आप लोग जान लीजिए कि जो भी चैप्टर कंप्लीट हो रहा है उसका सारगर्भित टेस्ट सीरीज हो रहा है और टेस्ट सीरीज के माध्यम से पूरा का पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करवाते हैं। टेस्ट सीरीज के माध्यम से पूरा का पूरा चैप्टर आप लोग समझ भी लेंगे और बहुत सारे तथ्यों से आप लोग अवगत हो जाएंगे और पूरी 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 बुक आपकी कंप्लीट भी हो जाएगी। तो आइए हम अध्याय 5 शुरू करते हैं, शासक और इमारतें। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी क्लास 7 हमारे अतीत के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किन दो शासकों द्वारा करवाया गया था? तो सबसे पहले 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसकी नींव रखी गई थी कुतुब मीनार की। और उसके बाद 1229 में इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। तो देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण किन दो शासकों के द्वारा करवाया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, विकल्प बी। बाकी में अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी आदि भी थोड़ी बहुत मरम्मत कराते रहे हैं, लेकिन आमतौर पर किन दो शासकों ने इसका निर्माण किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। इसकी व्याख्या देखिएगा। कुतुब मीनार 5 मंजिला इमारत है जिसका नाम प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर पड़ा है। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक और शेष मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। 5 मंजिला इमारत है, पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था और 1229 में इल्तुतमिश ने बाकी जो मंजिल है वह उसको पूरा किया था और कुल 5 मंजिला यह इमारत है कुतुब मीनार। अगला प्रश्न देखिएगा। कुतुब मीनार में स्थित छज्जे के नीचे स्थित अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? कुतुब मीनार में स्थित छज्जे के नीचे स्थित अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? फारसी, अरबी, संस्कृत या तुर्की। तो जो अभिलेख लिखे गए हैं छज्जे के नीचे वह अरबी भाषा में लिखे गए हैं, विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिएगा। कुतुब मीनार में स्थित छज्जे के नीचे स्थित अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो अरबी भाषा में लिखे गए हैं। इसकी व्याख्या कंप्लीट है। अगला प्रश्न देखिएगा। मध्यकाल में वास्तुकला के निर्माण से संबंधित अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली का प्रयोग किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? यह अनुप्रस्थ टोडा जो है अनुप्रस्थ टोडा शैली जो है वह किसके निर्माण में इस शैली का प्रयोग होता है? तो देखिए, मस्जिद, मंदिर, मकबरे या सभी के लिए। तो देखिए, अनुप्रस्थ टोडा मध्यकाल का एक बहुत बढ़िया वास्तुकला का देन था और इस शैली में बहुत सारी इमारत बना करते थे। मंदिर, मस्जिद, मकबरे सब बना करते थे। तो विकल्प डी, सभी के लिए। व्याख्या देखिएगा, व्याख्या में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। 7वीं एवं 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे 7वीं एवं 10वीं सदी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाए जाने लगे थे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ शहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों और सीढ़ीदार कुओं से जुड़े निर्माण में इस शैली का विकास हुआ था। मतलब अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली में मंदिर, मस्जिद, मकबरा, सीढ़ीदार कुआं सब बना करते थे। अगला प्रश्न देखिएगा। नीचे दिए गए कथन एवं कारणों का ध्यान से विश्लेषण करिए। कथन है, 12वीं सदी के आसपास विशाल ढांचों का निर्माण सरलता एवं तेजी से होने लगा। पहला कथन तो सही है कि 12वीं सदी के आसपास विशाल ढांचों का निर्माण सरलता एवं तेजी से होने लगा, मतलब मंदिर, मस्जिद आदि भवन बनाए जाने लगे थे। कारण, 12वीं सदी में निर्माण कार्य में चूना पत्थर, सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया था। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़े मिलाने से कंक्रीट बना करते थे। तो यह भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है। कथन और कारण दोनों सही है और इसका सही व्याख्या भी करता है, विकल्प ए। इसकी व्याख्या देखिएगा। 12वीं सदी के आसपास विशाल ढांचों, मंदिर, मस्जिद आदि भवन का निर्माण सरलता एवं तेजी से होने लगा था क्योंकि इस सदी में निर्माण कार्य में चूना पत्थर और सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया था। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़े मिलने से कंक्रीट बना करते थे।
अगला प्रश्न देखिएगा, किस शासक ने देहली एक कोहना, किस शासक ने देहली एक कोहना मतलब वर्तमान दिल्ली को बोल रहा है, देहली एक कोहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया था। इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी या राजा का तालाब भी कहते हैं। तो किसने यह बनवाया था? तो अलादीन खिलजी ने बनवाया था, अलादीन खिलजी ने, विकल्प बी। इसकी व्याख्या देखिएगा, इल्तुतमिश ने देहली एक कोना, इल्तुतमिश ने देहली एक कोहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण, देखिए यहाँ पर मैं बोल दिया हूँ अलादीन खिलजी नहीं है, इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश ने देहली एक कोहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया और इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिएगा, किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद को अपना बनाया था? किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद को बनाया था? तो शाहजहां ने, विकल्प बी। अगला इसकी व्याख्या देखिएगा, 1638 में शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी। 1638 में शाहजहां ने दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था राजधानी 1638 में। यमुना किनारे अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद का निर्माण करवाया। शाहजहां ने यहाँ लाल बलुए पत्थर से एक मजबूत किले का निर्माण करवाया जो लाल किले के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के किले में शाहजहां ने दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण भी करवाया था। दिल्ली के किले में दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण दिल्ली के किले में करवाया था। अगला प्रश्न देखिएगा, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने, विकल्प डी। लाल किले के निकट ही शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था दिल्ली में। और जामा मस्जिद जो है वो विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद है जिसका निर्माण लाल किले में दिल्ली के निकट शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न देखिएगा, मुगल स्थापत्य कला के अंतर्गत चार बाग शैली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। चार बाग बनाने की परंपरा हुमायूं के समय से शुरू हुई, यह बात गलत है। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में से शुरू हुई और सबसे पहले चार बाग शैली में जो इमारत बनाई गई थी वह हुमायूं की बनाई गई थी। तो देखिए पहला जो है वह गलत है क्योंकि चार बाग बनाने की परंपरा हुमायूं के समय में नहीं अकबर के समय में शुरू हुई थी। दूसरा देखिएगा, चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण बागों को चार बाग कहा जाता था, यह बिल्कुल सही है। तीसरा देखिएगा, कश्मीर में अवस्थित शालीमार बाग सीढ़ीदार चार बाग का एक सुंदर उदाहरण है। तो कश्मीर में जो शालीमार बाग है वह सीढ़ीदार चार बाग का सुंदर उदाहरण है, यह भी सही है। देखिए कह रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो केवल एक जो है वही असत्य है, विकल्प सी, केवल एक। इसकी व्याख्या देखिएगा, पहला कथन असत्य है क्योंकि चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई थी। अकबर के आरंभिक शासनकाल में निर्मित भवनों में हुमायूं का मकबरा सबसे महत्वपूर्ण है। इसी मकबरे में चार बाग पद्धति का सबसे पहले उपयोग हुआ था तथा बाग चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण ही इसे चार बाग कहते थे। अगला प्रश्न देखिएगा, शाहजहां के शासनकाल में चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों का सभा भवन किसे कहा जाता था? शाहजहां के शासनकाल में चिहिल सुतून या 40 खंभों का सभा भवन किसे कहा जाता था? लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, मोती महल या हीरा महल। तो देखिए 40 खंभों का महल जो बना था शाहजहां ने बनवाया था, दीवाने आम और दीवाने खास में बनवाया था। इसे ही दीवाने आम या दीवाने खास शाहजहां ने बनवाया था और इसे ही 40 खंभों का महल या चिहिल सुतून के नाम से भी जाना जाता है, विकल्प बी। ये 40 खंभे का महल था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दीवाने आम, दीवाने खास व्यक्तिगत सार्वजनिक सभा हेतु एक समारोह कक्ष था जहां सार्वजनिक सभाएं होती थीं। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। कि निर्माण योजना को शाहजहां ने बड़ी ही सावधानी पूर्वक बनाई थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहिल सुतून या 40 खंभों के सभा भवन कहलाते थे। दीवाने आम को दीवाने खास को चिहिल सुतून कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिएगा, शाहजहां ने ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई थी। तो यह सही है, शाहजहां ने ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई थी, विकल्प ए, पहला सही है। दूसरा देखिएगा, नदी तट बाग के अंतर्गत निर्माण कार्य नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था।
यह भी सही है। तो कह रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 दोनों सत्य है, विकल्प सी। इसकी व्याख्या देखिएगा। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तट पर करवाया था। इनका निर्माण चारबाग की रचना के समान ही औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चारबाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते थे। इस तरह के बाग में निवास स्थान चारबाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। अगला प्रश्न देखिएगा, सबसे आखिरी प्रश्न है। मुगलों के द्वारा वास्तुकला के क्षेत्र में छत निर्माण के लिए बांग्ला गुंबद तकनीक का प्रयोग किया गया था। यह किस क्षेत्र की स्थानीय शैली थी? तो देखिए, जो मुगलों के वास्तुकला में जो बांग्ला गुंबद का प्रयोग होता था, यह किस क्षेत्र की स्थानीय शैली थी? तो यह जो शैली थी यह बंगाल की शैली थी, विकल्प सी, बंगाल की शैली थी ये। इसकी व्याख्या देख लीजिए। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। इसी क्रम में उन्होंने बंगाल के स्थानीय शासक के द्वारा छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत निर्माण की तकनीक बांग्ला गुंबद को अपनी वास्तुकला का हिस्सा बनाया था। तो जो बांग्ला गुंबद था वो बंगाल का देन था। बंगाल के लोग जो थे, बंगाल के स्थानीय शासक थे, वह बांग्ला गुंबद मतलब छप्पर की झोपड़ी के समान वह गुंबद होता था, उसका प्रयोग करते थे और इसी शैली को मुगल शासकों ने भी अपनाया था। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो क्लास 7 हिस्ट्री हमारे अतीत के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख सकते हैं। सारे वीडियो आप लोग को वहां पर उपलब्ध हो जाएंगे। आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप ISPCS पाठशाला को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ अगर आपको UPSC, UPPSC, MPSC, RPSC, BPSC का संपूर्ण मटेरियल चाहिए, संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।